हेलो एवरीवन, वेलकम। और एक वीकली एक्टिव रीडिंग सेशन वॉर सेशन में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू आवर वॉर लेक्चर। सो एज यू नो, वॉर लेक्चर हैपन्स एवरी मंडे। नॉर्मली वो मैं लाइव करता हूँ आप लोगों के साथ 6:30 PM। बट आज का लेक्चर जो है, एज आई एम नॉट अवेलेबल फॉर लाइव, इसको मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को उसी टाइम पे दे रहा हूँ ताकि यू कैन गो थ्रू द सेशन एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ द वॉर लेक्चर। तो दो ये रिकॉर्डिंग में देख रहे हो दोस्तों, इसको एज लाइव ही ट्रीट करना है। तो जहाँ जहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको पॉज करके जो है 1 मिनट दे के रीड करना है, या कोई एक्टिविटी करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, या 2 मिनट दे के इस पूरे का माइंड मैप बनाना है, या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है 30 सेकेंड में, उन जगह पे पॉज करके वो करो। बिकॉज व्हेन देन आई एक्सप्लेन यू वुड गेट द आइडिया कि आप जो कर रहे थे उसमें और क्या चेंजेस लाओगे, तो आप बेहतरीन तरीके से जो है अपने रीडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, राइट? तो विदाउट फर्दर अडो, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। अच्छा, इस सेशन का अगर आप लोगों को PDF चाहिए, या जितने भी हम डेली एक्टिव रीडिंग के जो टेस्ट कर रहे हैं, फ्री RC ड्रिल्स कर रहे हैं, उनके अगर PDF चाहिए है तो आप लोग ज़रूर से इंग्लिश और CR का जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये सारे PDF और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो मैं करवा रहा हूँ इंग्लिश और CR के लिए, वो उसमें भी पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग एक्टिविटीज़ जो है वो हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो एक बैंकिंग एस्पायरेंट को जो रीडिंग एक्टिविटीज करनी चाहिए वो है 2 तरह के, एक जनरल रीडिंग एक्टिविटी और एक ऑब्वियसली RC प्रैक्टिस एक्टिविटी। तो जनरल रीडिंग एक्टिविटी देखते हैं। न्यूज़पेपर या कहीं से भी आप एडिटोरियल उठा के अगर पढ़ते हो तो उसमें आपको दिन में 20 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बट इतना टाइम आपको देना चाहिए डेली रीडिंग में। 5 डेज अ वीक आप कर सकते हो। मैगजीन्स जो है हर वीक 1.5 घंटा टोटल पूरे हफ्ते में, किसी एक दिन या किसी 2 दिन बैठ के 45 मिनट्स दे सकते हो आप। जो है एक मैगजीन को कवर टू कवर पढ़ना है। मैगजीन रीडिंग को लेके मैंने एक सेशन लिया है, उसको एक बार चेक कर लेना, कौन सा मैगजीन किस लेवल पे आप पढ़ सकते हो वो देख लेना। नेक्स्ट, बुक रीडिंग आपको 30 to 45 मिनट्स ट्राई करना है एवरी डे करने के लिए। अगेन, कौन से बुक्स आपके लिए अच्छे होंगे, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा और आपके ओवरऑल रीडिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, इसके लिए भी मैंने एक सेशन किया है, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों का लिंक जो है मैं बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स के साथ पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो ये तो हो गया जनरल रीडिंग। तो अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं, 1 घंटे की जनरल रीडिंग हमारी हर दिन की है और प्लस 1.5 घंटा हफ्ते का। तो दिस इज व्हाट जनरल रीडिंग इज। नाउ अब सेकंड जो एक्टिविटी है वो है RC प्रैक्टिस। तो ये जो है, जब भी मैं बोलता था स्टूडेंट्स को कि ऐसे RC प्रैक्टिस करो, तो देयर यूज्ड टू बी एन इशू कि सर कहाँ से करें, अच्छे RCs मिलेंगे कहाँ पे, क्योंकि PDFs जो हम लोग यूज़ करते हैं या जो हमें मिलता है, स्टूडेंट्स कहते थे, उनमें तो बहुत सारी गलतियाँ भी होती है। तो फ्री PDFs के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं हो पाता है कि आंसर सोल्यूशन सही दिया है कि नहीं दिया है। तो ये सारे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता है, हम लोगों ने डर फ्री RC ड्रिल्स लॉन्च किया था। तो डर फ्री RC ड्रिल्स जो है डेली एक्टिव रीडिंग करके आपको वो RCs जो है सॉल्व करना है। हर दिन एक RC आता है, मंडे टू फ्राइडे 11 बजे वो RC लाइव हो जाता है और 48 आवर्स तक वो RC लाइव रहता है, राइट? ओके, और ये पूरी जो चीज़ है वो फ्री है, आप लोगों को पता है। तो आपको अभी ये नहीं बोलना चाहिए कि RC की प्रैक्टिस कहाँ से हम कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि डर के जो डर फ्री RC ड्रिल्स जो है, वो उसका अगर PDF वर्जन चाहिए, जब वो आपके वहाँ से हट जाता है तो रिवीजन के लिए, तो वो भी आप जो है ग्रुप से वो हासिल कर सकते हो। बट
डर फ्री आरसी ड्रिल्स में वोकैब, आरसी और वो जो पूरा जो एनवायरनमेंट है कि आपका एनालिसिस मिलेगा, स्कोर मिलेगा, रैंक मिलेगा, वो एनवायरनमेंट जो है आपको नहीं मिलेगा अगर आपने पीडीएफ से सॉल्व किया तो प्रेफरेबली आप सॉल्व करें इसको हमारे ऐप में जाके, वेबसाइट में जाके, और पीडीएफ को रिवीजन के लिए यूज करें, ठीक है, राइट। सो एनीवेज, आज के द पॉइंट इज दैट कि अभी आपके पास प्रैक्टिस की कोई भी कमी नहीं है, आपको इसका सही यूज करना है। तो ये 2 टाइप की रीडिंग आपके लिए जरूरी है अगर आप एक बैंक एस्पायरेंट हो तो। नाउ हमारा जो वॉर का लेक्चर है, अभी पिछले हफ्ते भी आपने देखा था कि वो 2 फ्रंट्स पे लड़ी जाती है, 2 फ्रंट्स में हम लोग उसको करते हैं। पहला फ्रंट है हाउ टू रीड आर्टिकल्स, राइट। ये जो मैंने जनरल रीडिंग आपका कहा, जिसमें एडिटोरियल भी शामिल है, जिसमें मैगजीन के आर्टिकल भी शामिल है, ये जो दोनों को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, राइट। तो ये एक पार्ट रहता है जहां पे मैं एक आर्टिकल उठाता हूं और उसको आप लोगों को समझाता हूं किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए था। आपका पर्पस ये होगा या आपका टारगेट ये होगा कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को यहां पे पढ़ाया है उसी तरह से जाके पूरा हफ्ता आपको आर्टिकल्स, एडिटोरियल रीड करना है। तभी जाके 20 से 30 मिनट के अंदर आपका एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगा और आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने रीडिंग हैबिट को लेकर ना। सेकेंड इज, एक होता है जनरल रीडिंग करना और दूसरा होता है रीडिंग से आरसी को के स्कोर्स लाना। तो जनरल रीडिंग बहुत लोगों का अच्छा होने जाने के बावजूद भी आरसी में स्कोर नहीं आता है, खास करके मेंस लेवल आरसी में, इन्फरेंशियल क्वेश्चंस में। तो वो कैसे आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आरसी प्रैक्टिस जो आप डर फ्री आरसी ड्रिल्स करोगे उसमें आपका खुद का प्रैक्टिस आएगा, लेकिन आपको हर दिन डर फ्री आरसी ड्रिल्स कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको वॉर के क्लास में पता चलता है। तो दूसरा एक्टिविटी हम लोग लेंगे वॉर ऑन ट्रू फ्रंट्स। तो सेकेंड फ्रंट हमारा है दूसरा एक्टिविटी, जहां पे मैं आज का जो आरसी ड्रिल आपको डर फ्री आरसी ड्रिल में मिला है उसको यूज करके, दोस्तों उसको यूज करके मैं दिखाऊंगा आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते थे। तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि दिस वाज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर पैसेज। और उस आइडिया को लेके अगले 4 दिन जो आपके पास आरसी आने वाले हैं डर फ्री आरसी ड्रिल में, उनको उसी तरह से अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? राइट, ओके। नाउ हम लोग जो रीडिंग करने का तरीका है वो किस तरह से करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा, आप लोगों को पता है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं और ये मंडे के क्लासेस में इसीलिए भी करता हूं ताकि ये बार बार रेगुलरली आपके दिमाग में जब मैं डालते रहूंगा आप एक इफेक्टिव एक्टिव रीडर बन जाए। तो उसमें पहले बेसिक स्टेप्स क्या है? 3 टिप्स ऑफ रीडिंग, और ये मैंने डिटेल में इस वाले सेशन में करवाया था। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बट यहां पे भी मैं समरी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि हम लोग आगे की एक्टिविटीज आज कर सके, बाद में जाके ये सेशन आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज डू नॉट रिग्रेस वाइल रीडिंग। One of the bad habits that we accumulate over the years is that कि हम जो है रिग्रेस करने लगते हैं रीडिंग के दौरान, राइट। मतलब हम वापस जाते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, 2 सेंटेंस पढ़ते हैं और अगर हमें समझ में नहीं आता है कि क्या बोला है, हम फिर से उसको रीरीड करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ऑथर ने अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी लिखा है तो उसको बार बार वो एक्सप्लेन करता है, उसका रीजन देता है। और अगर अपने फोकस के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस के साथ अगर आपने आगे पढ़ते रहे तो वो जाके आगे समझ में आ जाता है। और ये आपने नोटिस भी किया होगा कि जितने बार आपने रिग्रेस किया है, जिस पर्टिकुलर लाइन के लिए आपने रिग्रेस किया है या वापस गए हैं पढ़ने के लिए, उसको दोबारा पढ़ के जितना ना अच्छा समझ में आया उससे ज्यादा अच्छा समझ में आया जब आपने आगे बढ़ गए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। जब आप आगे बढ़े और वहां पे आपको एक्स्ट्रा डेटा मिला, एक्स्ट्रा लॉजिक मिला ऑथर से, तब आपकी क्लैरिटी उसके लिए बेटर हो गई। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? राइट। सो यही चीज को हमें यूटिलाइज करना है और दूसरों को रिग्रेस करने दो। बट यू एज माई स्टूडेंट्स शुड नॉट रिग्रेस व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चंस जब करना है तब आप ऑब्वियसली वापस जाओगे अगर वो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है, और वहां से आप आंसर वेरीफाई करके आंसर करोगे ना। दूसरा, गुड रीडिंग हैबिट, रीड विथ फुल फोकस एंड अर्जेंसी। पूरी अर्जेंसी के साथ, फुल फोकस के साथ पढ़िए दोस्तों। आप लोगों का वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ यू डू नॉट कॉम्प्रिहेंड आरसीज इन अ गुड वे, इन अ प्रॉपर वे, इज बिकॉज वी गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल वी रीड। मानते हो ये
होता है कि नहीं होता है, राइट? जो जो भी चीजें मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूं, इसमें से कुछ चीज किसी के साथ होगा, कोई चीज किसी के साथ होगा। तो जिसके साथ भी जो होता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, हाँ सर ये होता है। उससे क्या होगा कि यू नो आई वुड कम टू नो अबाउट हाउ यू आर टैकलिंग दोज थिंग्स, और आई माइट एडवाइज यू ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ तो बहुत लोगों के साथ मैंने ये देखा कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लंबे आरसीज में तो ये ज्यादा होता है, या थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आरसीज में पढ़ते 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 डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, कुछ और सोचने लग जाते हैं, किसी और सेक्शन के बारे में सोचने लग जाते हैं दोस्तों, राइट? एंड दैट क्रिएट्स अ लैप्स इन रीडिंग एंड एंड्स अप a careless making us a careless reader, और उसी की वजह से फिर से हमें वापस जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, डबल डबल बार रीडिंग करना पड़ता है, राइट? तो ये रोकने के लिए, ये अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फुल फोकस के साथ हमारी पूरी की पूरी जो कंसंट्रेशन है उस टाइम पे होनी चाहिए हमारे आरसी पढ़ने पे, उसकी स्टोरी पे। पढ़ो उसको, समझो, अरे ये क्या बोलना चाह रहा है, अच्छा आगे शायद ये बोलेगा, अच्छा ये बोला उसने, ठीक है? सो देन यू बिल्ड अप द स्टोरी अलॉन्ग विद द ऑथर। And finally, focus on logic and the flow, not on data and not on memorizing it. और इसी को करने का टेक्निक जो हम लोग यूज करेंगे वो है माइंड मैप टेक्निक। और वो भी हम किस तरीके से करेंगे? माइंड मैप करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों को पता है, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे प्रूवन तरीका जो है वो है फ्लो चार्ट मॉडल, जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं, और वही हम लोग यहां पे यूज करेंगे, ठीक है? आप जिस भी तरह से पढ़ते हो, आप पूरा पैसेज तो पढ़ोगे ना, वो चाहे आप कोई भी टेक्निक लगा के पढ़ो, आप पूरा पैसेज अगर पढ़ते हो, वो चाहे स्कैनिंग हो, स्किमिंग हो, या वो चाहे आप एक्टिव रीडिंग हो, तो एक्टिव रीडिंग तो करना ही है, वो तो ओवरऑल है, सारा कुछ तो उसी का पार्ट है जो मैं आप लोगों को एक्टिव रीडिंग सिखाता हूं। बट आप किसी भी तरह से पैसेज को अगर पूरा पढ़ते हो तो आपका एक फ्लो बनना जरूरी है। तो फ्लो चार्ट माइंड मैप उसमें सबसे ज्यादा काम आता है, खास करके वो वाले पैसेजेस जो डिफिकल्ट है, खास करके वो वाले पैसेजेस जहां पे क्वेश्चंस चैलेंजिंग है, खास करके मेंस लेवल के पैसेजेस में। तो ये बिना ये किए आप लोगों का इनएफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है? नाउ सो ये तीन चीजें हम लोगों को करना है रीडिंग करते वक्त, ओके? नाउ तो अब हम लोग आर्टिकल रीडिंग पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज द आर्टिकल। दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, दो स्लाइड्स में। अभी आप इस स्लाइड को यहां पे पॉज करके 1 मिनट दीजिए। अगर आप अचीवर्स हैं तो 1 मिनट के अंदर ये पढ़ लोगे। अगर आप अचीवर्स ग्रुप में नहीं है, बैच में नहीं है, तो आप 2 मिनट दे सकते हैं, बिकॉज अचीवर्स में हो तो आप लोगों का स्पीड अभी 300 प्लस है, तो आप लोगों को ये पढ़ने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो तो आराम से 2 मिनट लेके पढ़ लो, लेकिन इसको पढ़ो और जिस तरह से मैंने पढ़ने बोला है ना, डू नॉट रिग्रेस, फोकस के साथ, और एक माइंड मैप बनाओ, एक फ्लो चार्ट बनाओ समरी का, राइट? ऐसे बनाते बनाते पढ़ो। डन? ओके, नाउ अब मैं इसको पढ़ूंगा और इसका जो है एक माइंड मैप बनाऊंगा। ये पूरा आर्टिकल नहीं है, आई नो, राइट? पूरा आर्टिकल मैं अगले स्लाइड में देने वाला हूं, बट आप लोगों ने एक तो माइंड मैप अपना बनाया है, देखो मेरे साथ कैसा मैच करता है। और जो मैं बोलता हूं ना कि डेटा के ऊपर फोकस मत करो, लॉजिक के ऊपर फोकस करो, उसका मतलब क्या है मैं आपको करके दिखा सकता हूं, तभी तो जाके आप हर दिन इसी को प्रैक्टिस करोगे और 20-25 मिनट के अंदर आपका पूरा न्यूज़पेपर हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द वे। नाउ पहला पैराग्राफ पढ़े। Something remarkable has happened in the economic relationship between India and UAE. तो इंडिया और यूएई के बारे में है, उनके रिलेशनशिप और इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में है। When the comprehensive economic partnership agreement (SEPA) was signed in 2022, both sides had set a target of $100 billion in bilateral trade by 2030. That milestone was reached 5 years ahead of schedule, मतलब 2025 में ही हो गया। In January this year, leaders set a new target of $200 billion by 2032. ये है पहला पैराग्राफ। इसका समरी क्या है? What exactly it is talking about? India and UAE's economic partnership has grown faster than expected, है ना? राइट? डेटा इसमें
जितना जरूरी है उतना ही रखेंगे। $100 बिलियन का ट्रेड टारगेट जो है वो 2025 में रीच हो गया है, $200 बिलियन का अभी टारगेट है 2032 तक, राइट। अब ये ईयर्स अगर आपने नहीं भी डाला है, इतना तो आपको आइडिया रहेगा ना, पहला लाइन तो आपको आइडिया रहेगा ही ना कि इंडिया और यूएई का जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो जितना होना चाहिए था उससे तेजी से बढ़ रहा है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे तेजी से। सो ये आइडिया लग गया। नेक्स्ट, The numbers tell part of the story. Non-oil trade between the two countries grew near 20% last year to reach $65 billion. Non-oil trade, demonstrating that this partnership has moved well beyond its energy origins. तो एनर्जी मतलब ऑयल और रिलेटेड जो सामान है उनको एनर्जी प्रोडक्ट्स कहते हैं ना, तो उससे बियॉन्ड भी जाके जो है बिजनेस बढ़ रहा है इन दोनों के बीच। यूएई एंटिटीज हैव इन्वेस्टेड $22 बिलियन इनटू इंडिया सिंस 2000, व्हाइल इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड मोर देन $16 बिलियन इन यूएई। दोनों तरफ से जो है इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। नियरली 5 मिलियन इंडियन नेशनल्स लिव एंड वर्क इन एमिरेट्स, forming its largest diaspora community and the human backbone of a corridor that now supports 1,200 flights a week between the two countries, one of the busiest air routes on earth. राइट तो ये बहुत सारा डेटा था इसमें, लेकिन अगर मुझे समरी बनानी है तो वो क्या है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डायस्पोरा और कनेक्टिविटी, इससे क्या दिखता है? इससे ये दिखता है कि पार्टनरशिप जो है उसकी डेप्थ अच्छी है, वो फार बियॉन्ड ऑयल ट्रेड मूव कर चुकी है, नाउ एक्सटेंड्स बियॉन्ड ऑयल ट्रेड। यही है ना, ये सारा डेटा जो है, अगर मुझे मेरा क्वेश्चन आएगा तो मैं वापस आ सकता हूं, लेकिन इनको रटने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस में है तो वो तो अलग बात है, जब जनरल अवेयरनेस कर रहे हो तब मैं इस तरह से पढ़ने को बोल भी नहीं रहा हूं, तब तो आप उसको रटने के लिए कर रहे हो। बट जब आप अपनी जनरल रीडिंग कर रहे हो, इंग्लिश के लिए रीडिंग कर रहे हो, तब आपको करने की जरूरत नहीं है, पैसेज सॉल्व करने के लिए करने की जरूरत नहीं है, राइट ठीक है। और ये हमारा जनरल आर्टिकल है आज का, क्योंकि ये H2RA का सेगमेंट चल रहा है हमारा। अच्छा, ये आर्टिकल पता है मैंने कहां से लिया? मैंने ये डिसाइड किया है कि पिछले हफ्ते का जो भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए थे, आपको पता है कि डर के जो फ्री आरसी लाइव ड्रिल्स होते हैं उसमें आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स के, मैगजीन्स के आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स के एक्सर्प्ट्स होते हैं, उन्हीं से मैंने एक उठा के मैंने आप लोगों के सामने दिया ताकि आपको समझ में आए कि आपको एडिटोरियल्स और मैगजीन्स पढ़ना कैसे हैं, ठीक है। नाउ सो ये हो गया तीसरा। बट व्हाट एक्साइट्स द मोस्ट इज नॉट जस्ट द स्केल, it is the direction. This corridor is being reshaped by advanced manufacturing, financial services, technology, logistics, अलग अलग एरियाज के नाम दे रहे हैं, ऑयल से बियॉन्ड जाके। Reliance has partnered with Taziz on a $2 billion investment on low carbon chemicals in manufacturing in Abu Dhabi. Ashok Leyland has relocated its electric bus production from UK to UAE. Larsen & Toubro has been selected as preferred contractor for one of the most ambitious solar plus storage projects in Abu Dhabi. Indian banks, technology firms, healthcare companies are building real operational presence across the Emirates, right? So the partnership is evolving towards advanced sectors like manufacturing, technology, logistics, renewable energy. ये एरियाज की बात हुई है। नेक्स्ट, मेजर इंडियन कंपनीज जो बात की गई है, रिलायंस और ताजीज का डील, फिर अशोक लेलैंड, फिर L&T, यही है ना। ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन मेजर कंपनीज है, उससे बियॉन्ड जाके कितने का डील हुआ क्या नहीं हुआ ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो आपको अगर ये पता लग जाए कि जब मैं आर्टिकल रीड कर रहा हूं कितना रिटेन करने की जरूरत है आर्टिकल को समझने के लिए, तो ही तो आपका आधा काम हो जाता है। A lot of students, what mistake they do is to try and remember everything in the paragraph while they are reading the article for the first time. That is virtually impossible until unless you have a photographic memory. और वो तो भगवान सिर्फ बहुत ही कम लोगों को देते हैं, जो लोग एक ही बार देख के सब कुछ जो है याद रख सकते हैं। बट द पॉइंट हियर दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि एक अच्छा रीडिंग स्किल के लिए, इंग्लिश में 99 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करने के लिए ये नहीं जरूरत है, आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक जरूरत है, जो कि हम इस माइंड मैप से कर रहे हैं। बट सारे डेटा याद रहेगा जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट डेटा को फ्लो का पार्ट बनाऊंगा ये जरूरी है, वो तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, राइट तो अगर आपका माइंड मैप इस तरह का बन रहा था, फ्लो चार्ट इस तरह का बन रहा था, वेरी गुड, कीप इट अप, इसी तरह से आपको करना है। अगर नहीं बन रहा था तो इस तरह से करना चालू कर दो। अब मैं आपको अगला स्लाइड देने वाला हूं जिसमें है आखिरी 2 पैरा इसी पैसेज के।
आपको पढ़ना है। अगेन अचीवर्स 1 मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं, तो और बाकी लोग जो है अदर्स 2 मिनट के अंदर पढ़े इसको, और जो है इसका भी माइंड मैप अपने दिमाग में बनाएं। डन? ओके, चलिए। सो द फर्स्ट, इसको क्यों दे रहा हूं, पहले मैं इसको पढ़ता हूं। दीज आर नॉट टेंटेटिव फर्स्ट स्टेप्स। ये कोई फर्स्ट स्टेप्स नहीं है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं ऑयल के बियॉन्ड जाके, ये कोई फर्स्ट स्टेप्स नहीं है। दे आर कॉन्फिडेंट लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल कमिटमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इज फ्लोइंग विद इक्वल कन्विक्शन इन अदर डायरेक्शन। अदर डायरेक्शन मतलब इंडिया अगर उधर जा रहा है तो अदर डायरेक्शन में तो यूएई भी इधर आ रहा है ना। डीपी वर्ल्ड हैज कमिटेड एन एडिशनल $5 billion टू इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपैंडिंग इट्स ऑलरेडी एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक पार्क्स अक्रॉस द कंट्री। तो डीपी वर्ल्ड करके कोई है जो लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। एमिरेट्स एनबीडीज एक्विजिशन ऑफ अ मेजॉरिटी स्टेक इन आरबीएल बैंक और एमिरेट्स एनबीडी की मर्जर या एक्विजिशन रिप्रेजेंट लार्जेस्ट सिंगल एफडीआई इन इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है ना। एडनॉक हैज साइंड लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट विद आईओसीएल एंड एचपीसीएल worth billions of dollars. Mubadala has deployed over $4 billion across Indian healthcare renewables technology platform. Abu Dhabi Investment Authority became the first sovereign wealth fund to establish a base in India's gift city. अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है। पिछले वाले में इंडियन कंपनीज जो उन्होंने यूएई में इन्वेस्ट किए उनके बारे में बात किया। अब यूएई के कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट किए उसके बारे में बात किया। यूएई इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो इन्वेस्टिंग हेवीली इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, राइट, अलग अलग सेक्टर्स। द इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज बिकमिंग म्यूचुअली इंटीग्रेटेड। अच्छा, इसमें मेजर एग्जाम्पल क्या दिया? एनबीडी आरबीएल एक्विजिशन, एडनॉक, आईओसीएल, एचपीसीएल का जो क्या कहते हैं पार्टनरशिप, मुडाबला का हेल्थ केयर एग्जाम्पल, ये मेन एग्जाम्पल्स है। जैसे मैंने वहां पे रिलायंस एलएनटी का एग्जाम्पल लिखा था ऐसे यहां पे लिख लिया। सिर्फ वो लिख लेंगे, क्या है अंदर कितना मुझे याद रखना है पैसेज सॉल्विंग के लिए, वो आगे जाके आपको दिख जाएगा जब हम लोग आरसी सॉल्विंग करेंगे अगले वाले में। लेकिन माई पॉइंट इज दैट आरसी में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसके ऊपर और कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें आपको मिल जाएगी वहां पे जब आप वापस जाओगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, फाइनल पैराग्राफ। AI is emerging as the next major frontier for this economic relationship. India this week hosts the AI Impact Summit in New Delhi, the first global AI summit held in Global South. The UAE, which appointed the world's first Minister of State of AI back in 2017, has invested heavily in AI infrastructure and research ever since. Is a natural partner in this space. तो इंडिया के जो AI समिट है उसमें भी यूएई पार्टिसिपेट किया, और यूएई इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज उसका जो है काफ़ी पहले से AI की तरफ जो है झुकाव है। Then the UAE and India are already exploring cooperation and advanced computing capacity, data centers and AI-driven innovation in a technology that will reshape every sector of every economy. The countries that lead will not be those that build fastest alone, but those that build smartest partnership. तो ये इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप की बात कर रहा है, और खास करके AI के फील्ड में। AI is emerging as the next phase of India-UAE cooperation. बाकी चीज़ों के बारे में हमने पहले बात किया, अभी AI के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस पैरा में उसी के बारे में है। फ्यूचर इकोनॉमिक लीडरशिप विल डिपेंड ऑन स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप स्पेशली इन AI, राइट? यही है। अगर हम लोगों ने माइंड मैप में ये जो 5 पैरा का ये 5 समरी हम लोगों ने दिमाग में फिट करा सके हैं वाइल रीडिंग, आपकी रीडिंग एकदम बढ़िया चल रही है। कीप इट अप। नहीं किया है तो इस तरह से इसको रीडिंग को करना चालू करो। अब देखोगे जब आपने माइंड मैप बना लिया उसका समरी बनाना कितना आसान है। अब मैं यहां पे समरी और मेन आइडिया दोनों दे रहा हूं। इंडिया यूएई इकोनॉमिक टाइप्स हैव ग्रोन रैपिडली, यही तो बात कर रहे हैं ना थे ना हम लोग पहले पैरा में। रीचिंग 100 बिलियन ट्रेड टारगेट अहेड ऑफ स्केड्यूल एंड सेटिंग ए न्यू $200 बिलियन गोल। Trade investment and a large Indian diaspora reflect a deep partnership that now extends beyond oil. Oil के beyond गया, second para. Third, the relationship is expanding into advanced sectors such as manufacturing, logistics, renewable energy. Third para, right? उसी का summary यहाँ पे डाल दिया। Strong two-way investment further integrate the economies. और दोनों तरफ से हो रहा है, इंडिया भी कर रहा है फोर्थ पैरा और यूएई भी कर रहा है, उसका भी एग्जाम्पल दिया। AI is emerging as the next frontier with both nations seeking closer technological cooperation. बस हो गया, राइट? समरी हो गया एकदम। जैसे ही मेन आइडिया बन जाता है समरी भी बन जाए, सॉरी जैसे ही आपका माइंड मैप बन जाता है वैसे ही समरी बन जाएगा। अब मेन आइडिया को देख लेते हैं। मेन आइडिया मतलब 1 या 2 लाइन में एकदम संक्षिप्त में क्या कहना चाहता है।
The India-UAE partnership has expanded rapidly beyond oil into trade, investment, technology, with both countries strengthening economic integration and exploring AI as the next major frontier of cooperation. That is it. अगर समरी का समरी मेन आइडिया हो जाता है ना, तो वो यही है. ओके अच्छा, समरी कैसे लिखना है, मेन आइडिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको अगर डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, तो अचीवर्स प्रोग्राम का ये वाला जो क्लास है, ये पेड क्लास मैंने फ्री कर दिया है कुछ दिनों के लिए. आप अचीवर्स प्रोग्राम में जाइए, जो अभी करंट अचीवर्स प्रोग्राम का बैच चल रहा है, उसमें आपको जो इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में ये वाला लेक्चर मिल जाएगा. इसको देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगा. समरी, मेन आइडिया, टाइटल ऑफ पैसेज किस तरह से आप लोगों को देनी चाहिए. ठीक है ना. अब आ जाते हैं आरसी सॉल्विंग. तो दिस पिछला एक्टिविटी हमारा हो गया H2RA, हाउ टू रीड एन आर्टिकल. तो इसका मतलब ये हुआ, अगले पूरे हफ्ते जो भी आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ोगे, जो भी आप मैगजीन पढ़ोगे, वो उसी तरह से पढ़ोगे जिस तरह से मैंने दिखाया है. आपको मेन आइडिया लिखने की जरूरत नहीं, आपको समरी लिखने की जरूरत नहीं, आपको माइंड मैप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने यहां पे करके दिखाया वही आपके दिमाग में आना चाहिए, होना चाहिए, तभी जाके आपका डायरेक्शन जो है सही बैठेगा. राइट. ओके नाउ अब आते हैं आरसी सॉल्विंग पे. आप लोगों को पता है कि फॉर डूइंग एनीथिंग आई गिव यू स्टेप्स ऑफ डूइंग इट, सो दैट यू नो एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस रहे जिसके तहत आप उसको कर रहे हो. जैसे रीडिंग के पहले मैंने दिखाया, आगे जाके अभी जब रीडिंग करोगे तो भी आप वो 3 रीडिंग हैबिट्स को लेके करोगे. ऑब्वियस सी बात है, जो अचीवर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको तो सातों के सातों रीडिंग हैबिट्स यूज करने हैं, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है क्लास में. लेकिन जो खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अचीवर्स में नहीं है, तो वो 3 तो करोगे ही करोगे. राइट, जो मैंने अभी दिखाया है. अब आ जाते हैं 3 स्टेप्स ऑफ आरसी सॉल्विंग. जब एक पैसेज दिया रहता है और उसके ऊपर क्वेश्चन दिया रहता है, तो रीडिंग आना, एक्टिव रीडिंग करना, जो एक्टिव रीडिंग मैंने आप लोगों को दिखाया अभी, बट ये करना और इससे स्कोर में तब्दील करना, उसको स्कोर में तब्दील करना, स्कोर में ट्रांसलेट करना, हाउ डू वी डू दैट. राइट, तो वी डू दैट विद दीज 3 स्टेप्स. पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. स्पेशली उसमें कोई रेफरेंस पॉइंट है कि नहीं, जो हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये वाला जो एरिया है, यहां से क्वेश्चन आया है, इसमें मुझे वापस आना पड़ता है, बढ़ सकता है. रीड द पैसेज एक्टिवली. अब पढ़िए पैसेज को, एक्टिवली पढ़िए, यूजिंग 3 टिप्स ऑफ रीडिंग जो मैंने आप लोगों को बताया, एंड आंसर क्वेश्चंस आफ्टर दैट. ठीक है, राइट. तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको पैसेज दूंगा. पैसेज को मैं चाहूंगा कि मैं एक ही जगह पे दूं, तो इसीलिए मैं हट जाऊंगा और थोड़ा सा उसका फॉन्ट साइज कम होगा, तो इनलार्ज कर लीजिएगा स्क्रीन को और फिर देखिएगा. बिकॉज द आइडिया इज हियर, इसकी पैसेज को एक बार में पढ़ोगे, उसका माइंड मैप अपने दिमाग में एक बार में बनाओगे, तो आपका जो फ्लो बनेगा वो अमेजिंग होगा. एंड देन आई विल read it and create the mind map, and then we will move on to questions, जहां पे आपको 30 सेकेंड का पॉज करना है लेक्चर और क्वेश्चंस को ट्राई करना है. पैसेज को पढ़ने के लिए अचीवर्स शुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स, और बाकी 3 से 3.5 मिनट तक ले सकते हो. अचीवर्स ये क्योंकि 600 वर्ड के आसपास का है, तो आप लोगों का 2 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए. 1.5 मिनट में भी हो सकता है, अगर आपने अपने रीडिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर जिस तरह से मैंने बोला है काम किया है. और बाकी लोग आप 3 से 4 मिनट भी ले सकते हो, बट इस पैसेज को अच्छे से पढ़ो और माइंड मैप बनाओ इसको. ठीक है, राइट. बट उससे पहले क्या है, पैसेज देने से पहले रीड द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टाइप्स, तो वो मैं आप लोगों के साथ करके दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि इसमें करना क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टेटमेंट. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा इसको पढ़ने से. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं तभी अच्छा, क्वेश्चन का क्या पढ़ना है, सिर्फ रूट्स, ऑप्शंस नहीं, उसके अंदर के जो डेटा है वो नहीं, सिर्फ रूट वाला जो है क्वेश्चन का पार्ट. तो इससे कोई रेफरेंस पॉइंट मुझे नहीं मिला. What was the percentage difference in Alzheimer's diagnosis between the lowest and the highest enrichment group? Enrichment lowest highest और percentage change, तो ये कहीं ना कहीं पैसेज में होगा. Choose the correct antonym of enrichment, ये तो vocab का है. Which of the following was considered an early life enrichment activity? अर्ली लाइफ एनरिचमेंट एक्टिविटी, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये कीवर्ड है हमारे लिए. तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे पैसेज में अर्ली लाइफ एनरिचमेंट एक्टिविटी होगा, तो उसको डबल फोकस के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे. दोबारा नहीं बढ़ेंगे, बट डबल फोकस के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे. चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू फिल इन ब्लैंक ए. अब कोई ब्लैंक ए होगा, ये भी हमारा काम का नहीं है, ये वाला है काम का, ये वाला है. और ये वाइल गोइंग टू स्कूल, ये पूरा एक एक्सर्प्ट दिया हुआ है जिसमें एक
स्टेटमेंट विल वीकन द कंटेंशन। तो एक क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इन्फरेंशियल क्वेश्चन दिया गया है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे क्वेश्चंस में कीवर्ड्स क्या क्या है। कीवर्ड्स है हमारा अल्जाइमर्स का परसेंटेज डिफरेंस इन एनरिचमेंट ग्रुप और अर्ली लाइफ एनरिचमेंट एक्टिविटी में क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको पैसेज देने वाला हूं। जैसे कि मैंने बोला 2 से 4 मिनट के अंदर आपको ये पैसेज पढ़ना है। मैं हट जाता हूं यहां से, पॉज कीजिए इस लेक्चर को अभी एंड देन रीड इट विद इन 2 to 4 minutes। डन, ओके। नाउ अब मैंने इसको और छोटा कर दिया बिकॉज अभी तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। लेट मी कम ऑन द स्क्रीन नाउ। आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन मुझे अभी इसका माइंड मैप बनाना है, तो मैंने छोटा कर लिया। पढ़ लिया है तो आपको आइडिया है कि कहां पे क्या है। होपफुली आप लोगों ने पढ़ के एक माइंड मैप अपने दिमाग में बना लिया है। अब आपको देखना है कि वो उस माइंड मैप के साथ मेरे माइंड मैप का कितना कनेक्ट है और आप लोग कितना क्लोज जा पा रहे हो एक्टिव रीडिंग करते हुए एक्यूरेसी के। ठीक है, चलिए। While going to school and studying for exams might sometimes feel like a drag, new research has found an association between high levels of lifelong learning and a lower risk of developing Alzheimer's disease. High levels of lifelong learning के साथ Alzheimer's disease का lower risk as well as slower cognitive decline. तो 2 इफेक्ट हो रहे हैं एक कॉज से। The findings published in journal Neurology point to activities that might help people maintain healthy brain function. तो इस पर्टिकुलर पैरा का क्या हो सकता है? लेट मी गेट इट अ लिटिल डाउन। ये एकदम उसके ऊपर आ गया है। सो आई जस्ट गेट इट अ लिटिल डाउन सो दैट यू कैन लुक एट इट। ओके, नाउ अब इसको करते हैं। हाँ, अब शायद दिख रहा होगा आपको। अब हायर लेवल्स ऑफ, ये पहले पैराग्राफ का समरी बोलो, जो क्रक्स है वो बोलो। हायर लेवल्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग आर लिंक टू अ लोअर रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स एंड स्लोअर कॉग्निटिव डिक्लाइन। यही है ना, ये कॉज है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और ये दोनों इफेक्ट है। यही पहला पैराग्राफ ने बात किया है, यही पहला पैराग्राफ में बात किया है, राइट। सो अगर आपको ये समझ में आ गया पहला पैराग्राफ का, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑन पॉइंट है और कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फरवरी 11 नहीं जरूरत है, कौन से मैगजीन में आया नहीं जरूरत है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव इंपायरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, सेज एंड्रिया जैमिट, a neuropsychologist at the Rush Alzheimer's Disease Center. Finding modifiable, अब जो जैमिट ने कहा है उसी को कोट कर रहे हैं। Finding modifiable lifestyle factors that may lower the risk of Alzheimer's disease, dementia and slow cognitive decline is important because these behaviors can become habits or parts of everyday life, offering people practical ways to maintain their cognitive health as they age. Right? Okay? तो ये पूरा पैराग्राफ व्हाट जैमिट हैज सेड उसके बारे में है। तो जैमिट इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया इस पैराग्राफ के लिए। और वो क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाइंग लाइफस्टाइल हैबिट को आइडेंटिफाई करना जो ब्रेन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन हेल्प पीपल मेंटेन कॉग्निटिव फंक्शन एज दे एज। तो अगर मैंने, यही तो कह रहे हैं ना जैमिट, कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस फंक्शन से ब्रेन हेल्थ ओल्ड एज में जाके ठीक रहता है तो उससे हमें फायदा होगा एंड वी विल बी एबल टू मेंटेन आवर ब्रेन हेल्थ एज वी एज, राइट। नाउ ये जैमिट ने कहा, एंड्रिया जैमिट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट, जैमिट एंड हर कॉलीग्स फाउंड दिस एसोसिएशन by tracking 1939 individuals, 3/4 of whom were women, for an average of nearly 8 years. At the beginning of the study, the participants did not have dementia and were an average of around 80 years old. 80 साल के आसपास के एज के लोगों का जो है एक रिसर्च हुआ। The team collected information about their learning resources and cognitive activities in their youth, middle age एंड लेटर लाइफ। तो 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ में उन लोगों ने डेटा कलेक्ट किया। और वो क्या टाइप का डेटा कलेक्ट किया? टाइप का डेटा कलेक्ट किया कि जिनको डिमेंशिया नहीं था और उनमें लर्निंग रिसोर्सेज और कॉग्निटिव एक्टिविटीज इन 3 स्टेजेस का, यूथ, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। टू इन्वेस्टिगेट अर्ली एनरिचमेंट एक्टिविटीज। अर्ली एनरिचमेंट एक्टिविटीज हमारे पास था एक क्वेश्चन में, बिफोर टर्निंग 18, ये मतलब यंग एज,
Participants answered questions about how often they read, had access to newspaper at home, foreign language learning. तो रीडिंग के बारे में, न्यूज़पेपर का एक्सेस और फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के बारे में यंग लोगों के पास से डेटा लिया गया. मिडिल एज के पास से इंफॉर्मेशन लिया गया, इनकम लेवल, लाइब्रेरी कार्ड्स, डिक्शनरीज, मैगजीन सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड एनरिचमेंट इन लेटर लाइफ, इसके बारे में डेटा लिया गया. बिगिनिंग एट अराउंड 80 years old, इन्वॉल्व्ड इनकम, हाउ ऑफन दे रोट, रेड एंड प्लेड गेम्स. यही तो उन्होंने एक 80 साल के आसपास के लोगों का जो है एक बहुत सारे लोगों का सर्वे किया, और इन लोगों ने अपने यूथ में क्या किया है इन 3 पैरामीटर के ऊपर जो अभी मैंने कहा, मिडिल एज में क्या किया है दूसरे 3-4 पैरामीटर के ऊपर जो भी हमने अभी डिस्कस किया, और अभी क्या कर रहे हैं, अभी ओल्ड एज में क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डेटा लिया. तो यही है ना. सो रिसर्चर्स ट्रैक्ड नियरली 2000 एल्डरली पार्टिसिपेंट्स. अब एग्जैक्ट मेरे को ये 1939 याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बट 2000 के आसपास. एवरेज 80 years old है उनका. एंड एग्जामिन कॉग्निटिव एनरिचमेंट एक्टिविटीज अक्रॉस देयर लाइफ टाइम इन 3 stages. राइट, ये वो वाली पार्ट है जो कि आपको समझनी जरूरी थी. अब इसके ऊपर अगर आपको लगता था कि भाई ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है आंसर के लिए, तो इसके लिए आप ये 3-4 चीजें अपने नोट में स्क्रिबल करना चाहते थे तो कर सकते थे, नहीं भी कर सकते थे. वो क्या कि यंग एज के लिए रीडिंग, न्यूज़पेपर, लैंग्वेज लर्निंग. मिडिल एज के लिए इनकम, लाइब्रेरी कार्ड, सब्सक्रिप्शन, म्यूजियम. ओल्ड एज के लिए इनकम, रीड, राइट एंड गेम प्लेइंग. ठीक है, तो ये कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. ये मैंडेटरी है आपके दिमाग में आना. ओके, नेक्स्ट. अब आ जाते हैं इसकी सर्वे के ऊपर क्या हुआ, सर्वे में क्या हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग. About 28% or 551 participants developed Alzheimer's disease during the tracking period, and 719 participants experienced mild cognitive impairment. Among people with lowest levels of cognitive enrichment in the bottom 10%, 34% of them were diagnosed with neurodegenerative disease. तो जिन लोगों का कॉग्निटिव इंटरेस्ट, एनरिचमेंट एक्टिविटी जो है बॉटम 10% में था, उनमें से 34% जो है डायग्नोस हुए हैं अल्जाइमर्स या न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज पे. एंड जो टॉप 10% में था, द नंबर वाज 21%. तो गैप है ना, राइट. और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था अगर याद हो आपको. And those with the highest enrichment scores developed the form of dementia 5 years later on average than those with lowest amounts. तो जिनका एनरिचमेंट स्कोर हाई था वो सर्वे के बाद, वो डिमेंशिया अगर डेवलप भी किया लेटर इन द लाइफ जाके डेवलप किया, जबकि जिनका नहीं था, लो था, उनको पहले हुआ. The same lifetime enrichment comparison group show a 7-year difference on average in onset of mild cognitive impairment. डिमेंशिया भी दिखाया और माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट में भी सेम ही फॉलो किया. इसका मतलब क्या कि ये है कि सबके लिए हुआ नहीं, ये एवरेज है, एवरेज में हुआ. हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई एनरिचमेंट एक्टिविटी नहीं की है लाइफ में और वो एकदम टकाटक है, ये भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट सर्वेस तो इसी से इस हिसाब से होता है ना कि मास को देखो और उससे आइडेंटिफाई करो कि किस तरह की चीजें हो रही है, राइट. ये ध्यान रखिएगा. तो इसको हर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो उस कैटेगरी में सबके लिए होगा ऐसा मत मानिएगा. ये सर्वे है, सर्वे में मेजॉरिटी का और एवरेज का मैटर करता है. तो पीपल विथ हायर कॉग्निटिव एनरिचमेंट हैड सिग्निफिकेंटली लोअर अल्जाइमर्स रिस्क लो था एंड डेवलप कॉग्निटिव इंपेयरमेंट मच लेटर. ये हमारे सर्वे ने दिखाया. फाइनल, these are meaningful differences. A delay of 5 to 7 years can translate into several additional years of independent living, something that many older adults value deeply. अगर 5 से 7 साल मेरा मेमोरी मेरे को काम आ जाता है, मेरा डिमेंशिया नहीं होता है, तो ये तो बहुत वैल्यू करते हैं ना जो ओल्ड एज में है उन वो. इवन मॉडरेट शिफ्ट्स इन टाइमिंग ऑफ ऑनसेट ऑफ impairment have substantial impact at both individual and population level. अगर उससे भी कम भी होता है तो भी वो पॉजिटिव इफेक्ट है. आफ्टर अकाउंटिंग फॉर फैक्टर्स इंक्लूडिंग सेक्स, एज, एजुकेशन, एनालिसिस, सबको उन्होंने अकाउंट किया. ब्लैंक दैट ग्रेटर लाइफ टाइम एनरिचमेंट स्कोर्स वर एसोसिएटेड विद 38% लोअर रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज एंड 36% डिक्रीज रिस्क ऑफ माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने जो यहां पे बोला एज अ समरी ऑफ दिस, उसी को इन्होंने फिर से समराइज किया कंक्लूडिंग पैराग्राफ में. देखो यही किया ना उन्होंने, राइट. सो वो क्या, इवन ए डिले, और उसमें पहला पार्ट थोड़ा सा एडिशनल था कि इवन ए डिले ऑफ फ्यू इयर्स इन डिजीज ऑनसेट ग्रेटली इंप्रूव्स इंडिपेंडेंस एंड रिड्यूसेस डिमेंशिया रिस्क एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है,
तो दिस इज द माइंड मैप, दिस इज द फ्लो चार्ट, यही फ्लो है पूरे पैराग्राफ का, यही आपका इंपॉर्टेंट एरिया है और कुछ नहीं। देखोगे कैसे? क्वेश्चन सॉल्व में आपको इसका फायदा मिलेगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, हर स्लाइड पे एक नया क्वेश्चन देने वाला हूं। आप पॉज करोगे 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स जितना टाइम लगता है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कभी कभी हो सकता है 10-15 सेकेंड में ही हो जाए, और फिर रिज्यूम करोगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए pause the lecture and do this question. Done? Okay. What is the question? Which of the following is or are valid as per the passage? अब हमें तो ये ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। Lifestyle modification that may lower the risk of Alzheimer disease should become part of everyday routines to have a practical impact on cognitive health. अब दोस्तों ये वाली जो पार्ट है, यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में लोअर द रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स, ये आपको एक तो पूरे पैराग्राफ में एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि चलो हाँ यहाँ पे है, बट अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह से देखोगे तो एक तो यहाँ पे पहले वाले पैराग्राफ से आपको आइडिया लगेगा। अच्छा, पहले वाले पैराग्राफ से आइडिया लगेगा, इवन जो है थर्ड वाले पैराग्राफ और फोर्थ वाले पैराग्राफ से आइडिया लगेगा, राइट? तो इन दोनों के बेसिस में वी कैन से दैट वन इज अ वैलिड स्टेटमेंट, यस और नो, राइट? ओके, हमारे अच्छा देखो यहां पे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कितना काम आता है। अगर आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जैसे हमने माइंड मैप से दिया, जब हमने पढ़ा तभी लग गया कि हाँ ये वन तो होना ही होना है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, राइट? हाँ, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहते हो तो 1 और 3 4 में आपको मिल जाएगा, राइट? अच्छा, कॉग्निटिव एनरिचमेंट कंप्लीटली प्रिवेंट्स अल्जाइमर्स डिजीज, नहीं। ये देखो, ये जो मैंने आपको कहा कि ये सर्वे है, सबके लिए ट्रू होगा ऐसा जरूर नहीं है, बट मेजॉरिटी के लिए रिस्क कम हो जाता है, ये बात कह रहे हैं ये लोग। तो 2 इज नॉट समथिंग दैट, अगेन आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है पैसेज में, आप पढ़ते ही आपका माइंड मैप अगर बना हुआ है इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अगर इसको एलिमिनेट किया ना दोस्तों, ये तीनों एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास बचा ओनली 1 और बोथ 1 and 3। अब 3 देखते हैं। इवन स्मॉल डिलेज इन कॉग्निटिव डिक्लाइन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस। फोर्थ पैरा यही तो बोल रहा था, फोर्थ पैरा का हमारा फ्लो चार्ट का समरी ही यही था, माइंड मैप का समरी ही यही था, याद है? फोर्थ नहीं, फिफ्थ पैरा का, हाँ, राइट? तो दोस्तों ये तो है ये 1 and 3, तो 1 and 3 हमारा आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों ने अगर सी मार्क किया है, अपना पीठ थपथपाइए मेरे तरफ से, कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड। और अगर आपने नहीं मार्क किया है इसको सी, तो देखिए कहां पे आपने गलत सोचा और उसको फिर आइडेंटिफाई कीजिए, एंड दैट वुड एनहांस योर लर्निंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट वाज द, अच्छा ये वाला कीजिए पॉज करके, हो गया। What was the percentage difference in Alzheimer's diagnosis between the lowest and highest enrichment groups? तो ये कहां पे है? फोर्थ पैराग्राफ में। Among people with lowest level of cognitive enrichment in the bottom 10%, lowest level है 34% were diagnosed with disease, the team found. In the top 1%, the number was 21%, right? तो ये डिफरेंस कितने का हुआ? 34 minus 21, 13%, तो A होगा ये आंसर। एकदम सिंपल, इसमें वापस जाना है और देखना है, राइट? मैंने कीवर्ड क्योंकि पढ़े हुए थे क्वेश्चन का, याद है आप लोगों को? जब मैं ये पढ़ रहा था तभी मैंने बोला था कि अरे ये इसका तो एक क्वेश्चन है। तो आई न्यू इमीडिएटली व्हेन आई केम अक्रॉस द क्वेश्चन अगेन दैट हमें यहां पे वापस जाना है और देखना है। क्लियर है? राइट, वेरी गुड, एंजॉइंग। देख रहे हो कितना आसान हो जाता है एक स्टेप वाइज प्रोसेस फॉलो करते हैं तो, और रैंडमली सॉल्व नहीं करना चाहते तो। क्वेश्चन नंबर 3 ये कीजिए, डन। अच्छा, वो कह रहा है कि एंटोनिम बताओ एनरिचमेंट का। एनरिचमेंट मतलब अच्छा होना, राइट? एंटोनिम मतलब नेगेटिव होगा। ऑगमेंटेशन भी बढ़ाना होता है तो एंटोनिम नहीं हुआ। डिप्राइवेशन नेगेटिव है, मतलब कम करना होता है। एनहांसमेंट नहीं होगा, कल्टीवेशन नहीं होगा, एडवांसमेंट नहीं होगा, सब पॉजिटिव है। तो ओनली वन दैट इज नेगेटिव साउंडिंग इज बी, एंड दैट्स व्हाई बी वुड बी द आंसर इन दिस केस। सो फर्स्ट थर्ड का आंसर हुआ बी। नेक्स्ट ये वाला कीजिए, डन। Which of the following was considered an early life enrichment activity? Early life enrichment activity हमारा थर्ड पैरा में था, जहां पे हमें डेटा दिया गया था तीनों लेवल्स में क्या क्या चेक किया गया, अलग अलग चीजें चेक किया गया है ना। तो 18 के बिफोर टर्निंग 18 ये अर्ली लाइफ है। पार्टिसिपेंट आंसर्ड क्वेश्चन ऑफ हाउ ऑफन दे रेड, एक्सेस टू न्यूज़पेपर एट होम एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, 3 चीजें।
Access to which of the was considered an early life? Access to newspaper before age? Yes. Income level at 40? No. ये तो early life है ही नहीं. Playing games during early childhood? नहीं है यहाँ पे दिया हुआ. Museum visits up to age of 40? नहीं, ये तो middle age है. Writing frequency throughout life? नहीं, ये भी नहीं दिया हुआ है. तो only A दिया हुआ है इन पांचों में से, तो A would be the answer, right? अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो मैंने वहां पे पार्ट दिया था यंग, ओल्ड और मिडिल एज के लिए, वो आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा माइंड मैप का पार्ट, क्योंकि आप वापस आओगे और यहां से पढ़ लोगे. आपको पता होना चाहिए कि वो कहां पे है, वो तो आप माइंड मैप करोगे तो पता होगा ही होगा, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 5 ये कीजिए. डन. नाउ देखिए क्या बोल रहा है. आफ्टर अकाउंटिंग फॉर फैक्टर्स इंक्लूडिंग सेक्स, एज एंड एजुकेशन, एनालिसिस blank that greater lifetime enrichment scores were associated with a 38% lower risk, right? तो इससे क्या हो गया, एनालिसिस ने दिखाया, एनालिसिस ने प्रूव किया, इस तरह का कोई वर्ड होगा यहां पे. फिल इन द ब्लैंक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वहां पे जाओ, देखो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा दिख रहा है या न्यूट्रल होगा यहां पे, और इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस होगा दिखाना कि ये एनालिसिस ने ये क्लियर कर दिया. तो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं हो सकता, कंपाइल्ड नहीं हो सकता है, एनालिसिस दिखाता है, कंपाइल नहीं करता है. एक्सीलरेटेड नहीं हो सकता है, इररिलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट. रिवील्ड हो सकता है, डिस्टॉर्टेड नेगेटिव वर्ड नहीं होगा. तो ओनली डी कैन बी द आंसर इन दिस केस, राइट? कितने सही तरीके से हो गया देखो. फाइनली द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हट जाता हूं आप लोगों को, ताकि पॉज करके आप कर सको. डन दोस्तों? Okay, let me come on the screen and now read it. While going to school and studying for an exam might sometimes feel like a drag, blah, 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 slower cognitive decline. मतलब यहाँ वाला पार्ट लिया है और यहाँ तक लिया है, ये वाला पार्ट पूरा फर्स्ट सेंटेंस का, ठीक है. Which of the following statement will weaken the contention of the passage in the above sentence of the from the passage? अब इसको देखते हैं क्या contention है इसका contention है while going to school studying for exam might sometimes feel drag. New research has found an association between high levels of lifelong learning and low risk of developing Alzheimer's as well as slower cognitive decay. वही एक cause दो effect. एक कॉज है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग करोगे तो अल्जाइमर के चांसेस कम हो जाते हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना. अब इसको मुझे वीकन करना है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा कुछ दिखाना है कि अगर लाइफ लॉन्ग लर्निंग करेंगे तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ना है, और या तो उल्टा अगर लाइफ लॉन्ग लर्निंग करेंगे तो उल्टा हमें ज्यादा हो सकता है. तो इस तरह का कुछ वीकन करना है, राइट? आप लोगों को वीकनिंग का आर्ग्यूमेंट मतलब होता है क्या, कि या तो जो प्रेमाइस है जिसके ऊपर बिल्ड है उसका आर्ग्यूमेंट, उस प्रेमाइस को ही हम हिट करें और उसके वजह से कंक्लूजन हिट होगा. नाउ Doctors regularly suggest reading, writing and other learning activities as daily practices to lower risk Alzheimer's and other cognitive impairment. ये तो सपोर्टिंग हो गया ना. डॉक्टर अगर दे रहे हैं ऐसी चीजें तो मतलब वो भी एज्यूम करके दे रहा है इससे अच्छा होगा, राइट? तो ये सपोर्टिंग हो गया. वन इज एलिमिनेटेड, वीकनिंग नहीं हुआ. तो वन अगर एलिमिनेट हो गया तो ये गया, ठीक है. नाउ अब Indian hospitals record a significant number of Alzheimer's cases, including patients who once had very active learning schedules but still experience substantial cognitive decline. इंडिया में सबसे ज़्यादा अल्जाइमर पाया जाता है और उसमें एक इंक्लूडिंग वो वाले पेशेंट्स भी आते हैं जिनका बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल था. अब ये डाउट क्रिएट करता है इसके प्रमाइस के ऊपर, इसके कंक्लूजन के ऊपर कि यार अगर जो लोग एक्टिव, एक तो अल्जाइमर बहुत ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है और उसमें भी वो लोग रहते हैं जिनका एक्टिव स्केड्यूल था, तो ये वो डाउट क्रिएट करता है, राइट? तो ये वीकन करता है हमारे आर्ग्यूमेंट्स को. सो देयर माइट बी अ डिफरेंट रीजन जिसके वजह से अल्जाइमर होता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग से वो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो 2 को हम लोग रख देंगे. अब 3 देखते हैं. रिसर्च हैव फाउंड दैट रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन वेराइज अक्रॉस टू एज एंड ऑल्सो जेनेटिक्स. अब ये रिटेंशन कैपेसिटी की बात कर रहा है, डिजीज की बात नहीं कर रहा है, अल्जाइमर्स की बात नहीं कर रहा है, कॉग्निटिव डिक्लाइन की, मतलब रिटेंशन कैपेसिटी कैन बी ए जनरल रिटेंशन कैपेसिटी भी हो सकती है. उसका मतलब ये नहीं कि ना उसको अल्जाइमर्स हो गया, राइट? सो दिस इज इररिलेवेंट. तो ओनली 2 कैन बी समथिंग दैट कैन वीकन इन दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है? सो दिस इज योर आंसर, द फाइनल आंसर. अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा. हाउ मच डिड यू स्कोर? 6 में से आपने कितना स्कोर किया? और ऑब्वियसली अगर यू एंजॉयड दिस सेशन डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपके कोई भी इश्यूज अगर है रीडिंग को लेके वो भी डालिएगा ताकि मैं आई कैन रिस्पॉन्ड एंड हेल्प यू आउट, ठीक है?
दो स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न विथ मी, सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर आप मुझे सिंसियरली फॉलो कर सकते हो तभी ज्वाइन करना मेरे अचीवर्स प्रोग्राम को। इट इज़ अ हाईली ट्रांसफॉर्मिंग बैच, बट वो तभी आपका ट्रांसफॉर्म करेगा जब आपका दो चीज़ें होगा, आप मुझे सिंसियरली फॉलो करोगे और आपके पास जो रीज़न है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वो क्या, आपका स्कोर 99 परसेंटाइल से ऊपर आए, ये आप चाहते हो। आपका मोटिवेशन अगर ये है तो देन यू आर वेलकम टू स्टडी विथ मी। ठीक है, राइट? सो विद दैट आई विल एंड टुडेज सेशन। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच। See you live next week, next Monday at 6:30 PM। वो वाला सेशन नेक्स्ट मंडे का मैंने ऑलरेडी स्केड्यूल कर दिया है। नेक्स्ट मंडे हम लोग लाइव मिलेंगे और भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।